सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ रहे थे साइंस की, ठीक है। और उस टॉपिक पे प्रीवियसली हमने काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से, ओम्स लॉ को डिस्कस कर लिया है, करेंट को डिस्कस कर लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज को डिस्कस कर लिया है ना। और आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। जूल्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से जब किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो हीट कैसे प्रोड्यूस होता है और क्यों प्रोड्यूस होता है ये देखने वाले हैं, और कितना प्रोड्यूस होता है ये भी देखने वाले हैं। उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, जो कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यार चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, सो कीप वॉचिंग, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट रुक जाओ। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एमसीक्यूज वगैरह चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हैं यार, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में, है ना। काफी सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। चलो ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद एक्चुअली अपने को जूल्स लॉ देखना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज देखना है। बट यार अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और इसको ला के इधर रखते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करते हैं, है ना। क्या भाई सर, क्या डिस्कशन करना है? तो डिस्कशन ये करना है यार, पहले जरा बताओ मुझे कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से, आपको मैं एक थोड़ा सा आगे चल फ्यूचर में चल के बताता हूं, देन बैकवर्ड में आके फिर से बताऊंगा। तो देखो एक चीज याद रखना कि जब भी किसी भी अप्लायंस से इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करता है तब वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। ये दो चीज प्रोड्यूस होता है। जब भी किसी अप्लायंस से, किसी मेटल से, किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये दो चीज ऑलवेज प्रोड्यूस होता है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए तो एक स्पेशल चैप्टर आपके क्लास में दिया हुआ है, दैट इज नेक्स्ट जो चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, कितना होता है, क्यों होता है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यार जो हीट है वो इसी चैप्टर में है, तो अपन यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो देखो होता क्या है, कुछ चीजें हैं बेसिक हैं कि हमारा जो बल्ब होता है, आपका याद है, अब तो शायद ये बल्ब बंद हो गया यार। पुराने जमाने में इस तरीके का आता था, 10 रुपए का मिलता था, है ना, ये वाले बल्ब, है ना। यहाँ पे फिलामेंट लगा रहता था इस तरीके से, बहुत गर्म, 10 रुपए में मिलता था। कितने का मिलता था भाई? 10 रुपए का मिलता था, और बहुत गर्मी फेंकता था और गजब बिजली बिल उठाता था घर का। मतलब एक दिन पूरा जला दो तो पार हो गया 50-60 रुपए एक ही दिन में। मतलब 10-15 यूनिट उठ गया। 100 वाट का बल्ब 100 वाट पर आवर, बहुत जबरदस्त था। तो यार इसमें क्या होता था कि एक अंदर में यहाँ पे एक फिलामेंट, ये क्या होता है, एक ग्लास का ये रहता था, ग्लास का, किसका, ग्लास का बना रहता था एक चैम्बर। इसके अंदर हमारा क्या रहता है, एक फिलामेंट रहता था, है ना, एक फिलामेंट रहता था। अब जब इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास होती थी, जब इलेक्ट्रिसिटी यहां पे पास होता था तो क्या होता था भाई, जिस तरीके से ये देखो हीटर का कॉइल है, ये ग्लो करने लगा, उसी तरीके से ये फिलामेंट भी ग्लो करने लगता था। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी तो ये फिलामेंट भी जो बना है ये भी काफी ज्यादा ग्लो करने लगता था, जिसकी वजह से आपको लाइट मिलती थी बल्ब से। ये चीज भी आपको पता ही है ना, जिसकी वजह से लाइट मिलती थी आपको बल्ब में। बट यार आपने कभी ध्यान दिया यार, ये फिलामेंट जो है वो तो यार किसी मेटल का या एलॉय का ही होगा। तो सर इतनी गर्मी, मतलब कितना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इससे वो मेटल या जो भी है क्या वो मेल्ट नहीं हो जाता है क्या? सर वो आयरन का होता है क्या? क्या सर वो आयरन का होता है क्या? क्या सर आयरन का नहीं तो क्या सर वो कॉपर का होता है क्या फिलामेंट जो है? चलो ठीक है, कॉपर का नहीं तो सर क्या एल्यूमिनियम का होता है क्या? नहीं बच्चा लोग, इन तीनों में से किसी का नहीं बना होता है फिलामेंट। क्यों? क्योंकि ये हमें ये ऐसा मेटल चाहिए या ऐसा एलॉय, एक्चुअली एलॉय है ये, है ना, एक तरीके का एलॉय है
इसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है, काफी सारे मेटल के मिक्सचर से, उनकी कंपोजिशन से एक सब्सटेंस बनाया जाता है जिनको अपन एलॉय कहते हैं। तो ये एक्चुअली जो फिलामेंट है वो एलॉय रहता है। किस चीज का ये एलॉय हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है, नाइक्रोम का वायर ज्यादातर यही यूज करते हैं, है ना, या फिर टंजस्टन हो सकता है, टंजस्टन। अच्छा, नाइक्रोम अपन हीटर वगैरह में यूज करते हैं ना, जो हीटर आग ठंड में जो यूज करते हैं उसमें नाइक्रोम, और टंजस्टन आपके बल्ब वगैरह में। तो ये काफी सारे थोड़ा बहुत इसमें आयरन रहता है, थोड़ा कॉपर, थोड़ा एल्यूमिनियम, थोड़ी जिंक, थोड़ी टिन, इस सबसे मिलाकर बनाया जाता है ये। अच्छा, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कम होती है। क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से अगर इतना हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, इससे क्या होगा कि ये पिघल जाएगा और ये तुरंत यहां से ब्रेक हो जाएगा और आपकी बल्ब फ्यूज जाएगी। इसलिए हम इसको थोड़ा सा मजबूत सब्सटेंस से बनाते हैं, दैट इज एलॉय से बनाते हैं, वो भी किसका, नाइक्रोम और टंजस्टन हम यूज कर सकते हैं। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जल्दी पिघलता नहीं है, बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से ये मेल्ट नहीं होता है। अब आपके मन में यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है सर, मान लिए, लेकिन कभी कभी तो सर वो फ्यूज हो जाता है, वो टूट जाता है, हमने देखा है बल्ब में वो टूटा हुआ इधर कहीं गीत पड़ा रहता है, तब क्यों होता है यार? वो क्या होता है कि एक्चुअली जब अचानक से बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाता है करंट का, या वोल्टेज जो चेंज होता है, कभी कभी होता है ना अचानक से, तो टीवी उड़ गया, पंखे उड़ गए, है ना, तो इस केस में ये फ्यूज होता है। ज्यादातर इसी केस में ज्यादा करंट मिलने की वजह से ये ऐसा होता है। अदरवाइज कभी पानी पड़ गया, इतना गर्म है ना, ये बल्ब इतना गर्म है, आसपास मॉइस्चर बहुत ज्यादा, आपके घर में बाथरूम में ज्यादातर फ्यूज होते होंगे अगर ये बल्ब यूज करते हो, तो मॉइस्चर बहुत होने की वजह से, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीजन है, अब इस ऑक्सीजन से जब ये ऑक्सीजन ठंडा भैया, ये गर्म इतना, इससे जब रिएक्शन होता है यहाँ पे तो ये भड़ाम फट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन कोशिश करते हैं कि कटिंग रखें। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सर इसके अंदर क्या कुछ गैस भी भर के रखा जाता है क्या? वो एयर रहता है क्या? नहीं बच्चा, एयर नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन गैस या आर्गन वगैरह हम यूज करते हैं। क्यों सर? इसलिए हम इसके अंदर नॉर्मल एयर नहीं रखते, क्योंकि उस नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन है तो इस जो हमारा फिलामेंट है उससे रिएक्ट करके कुछ और ही मटेरियल बना लेगा, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से फ्यूज कर जाएगा, वो ग्लो नहीं करेगा, है ना। तो क्या किया जाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कट ऑफ करने के लिए हम नाइट्रोजन का गैस या फिर आर्गन जो अनरिएक्टिव होते हैं, है ना, अनरिएक्टिव जो गैसेस होते हैं उनको हम इसमें डाल के रखते हैं बल्ब के अंदर। ये क्या करता है, एक फिलामेंट को एक रेजिस्टिविटी भी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन से कट भी करके रखता है, जो बल्ब है आपका ज्यादा दिन चलेगा अगर अच्छा क्वालिटी का गैस अंदर है तो, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको थोड़ा बहुत हीट के बारे में आइडिया होगा। इसी तरीके से आपके घर के हीटर की बात करें तो यार इसमें भी काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठंड में आप यूज करते हो। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या सर ये चीज अच्छी है? क्या ये अप्लायंसेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, क्या इनके लिए हीट अच्छी चीज है या खराब चीज है? अब ये दोनों है 50-50। कैसे यार? यार कुछ अप्लायंसेस में हमें हीट बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे मोबाइल में नहीं चाहिए हमें हीट भाई, ज्यादा हीट होने से मोबाइल फट सकता है ना, और भी काफी सारे वायरिंग अंदर के पिघल सकते हैं। आपको लैपटॉप, आपकी कंप्यूटर, है ना, आपका फैन जो दिन भर चलाते हो, हमें इसमें हीट नहीं चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट तो रहता ही है, वो ऐसा हीट होता है जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस डिवाइस को। थोड़ा बहुत हीट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना। तो वो ऐसा हीट प्रोड्यूस होता है हमारे मोबाइल से, लैपटॉप से, फैन से, कि उस हीट का कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो चल गया, बट हम कोशिश करते हैं कि यार नहीं चाहिए। तभी तो आप जो गेमिंग वाले लैपटॉप्स होते हैं या फिर गेमिंग वाले जो मोबाइल वगैरह होता है, काफी यूज करते हो, रैम खाता है तो काफी गर्म कर होता है, तो आप पीछे में एक फैन वगैरह सिस्टम, कूलिंग सिस्टम लगाते हो ताकि हीट निकले, है ना। ज्यादा हीट होगा तो आपका मोबाइल फट सकता है, अंदर के जो मदरबोर्ड है वो पिघल सकता है, उसके कनेक्शन पिघल सकते हैं, लाइक दैट। तो हमें कुछ जगह हीट हमें नहीं चाहिए, हम वहां से हीट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहां ऐसे अप्लायंसेस के लिए हीट बहुत खतरनाक है। बट कुछ अप्लायंसेस है जिसके लिए भैया हीट चाहिए, लाइक आपका टोस्टर जिससे टोस्ट बनाते हो, आपका इंडक्शन चूल्हा, ठीक है, आपका ये हीटर गर्मी ठंडियों में जो आग तापने के लिए जो हीटर हो गया, यहां पे हमें चाहिए हीट। तो यार तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब मैं ओवरऑल क्या समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो वहां पे हीट डेवलप होगा।
है ना। अब कुछ अप्लायंसेस में हमें हीट रिक्वायर्ड होता है, कुछ में नहीं चाहिए होता है। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे कि जिसमें हीट रिक्वायर्ड होता है, लाइक हीटर में, बल्ब में, है ना, हमारे टोस्टर में, तो यार कोई डिवाइस कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे कैलकुलेट करें। पहले तो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसलिए हीट प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो तो अभी जूल्स जो साइंटिस्ट थे वो बताएंगे। यार इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बड़ी आसानी से बता पाओगे कि इस डिवाइस में या इस डिवाइस में या इस डिवाइस में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। उस फॉर्मूले से आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। वो सब अपन देखने वाले हैं। शुरू करें? तो यार शुरुआत हम यहां से करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यार, सबसे हीटिंग प्रोड्यूस की ओर, जैसे ये हमारा एक वायर है, तो ये एक नॉर्मल वायर में बनाया हूं, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी मैंने दिया, बड़े आराम से ये करंट, मतलब ये करंट यहां पे दिया, बड़े आराम से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करंट बड़े आराम से, और टाइम मान लेते हैं 5 सेकंड में पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट अगर इसी वायर को अपन थोड़ा सा इसमें क्या कर दे, रेजिस्टेंस डाल दें, यानी कोई रेजिस्टेंस, यानी पढ़ाए थे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, रेजिस्टेंस इज व्हाट, अड़चने, आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली चीजें। तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, अड़चने ले आते हैं, पहाड़ बना दिए। अब ये पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट बी है। अब जो करंट यहां पे जाएगा और यहां पे जो करंट निकलेगा, मान लेते हैं यहां से यहां जाने में इस टाइम पे इसको लग गया कितना, 10 सेकेंड लग गया। अब टाइम ज्यादा लगा तो ये यानी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनकी स्पीड स्लो हुई होगी। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अगर स्लो हुई तो भैया वो हीट ही प्रोड्यूस करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फ्रिक्शन होने लगेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो क्या हो रहा है कि इससे क्या समझ में आ रहा है, अच्छा ये रेजिस्टेंस तो भाई ये कम कितने मीटर का था, ये मान लो कि मैं मान लेता हूं 1 मीटर का था और 10 सेकंड में ये हुआ। यही रेजिस्टेंस को अगर 2 मीटर कर दें, देन और ज्यादा टाइम लगेगा ए से बी जाने में। 3 मीटर कर दे तो और ज्यादा टाइम बढ़ेगा और हीट भी उतना ही ज्यादा डेवलप होती जाएगी। यानी क्या समझ में आ रहा है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। दैट इज द फर्स्ट रिलेशन बाय जूल्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये चीज को। सेकेंड चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यार टाइम ज्यादा लगने से, जैसे इसमें 5 सेकंड था तो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, यहां 10 सेकंड लगा तो भाई थोड़ा सा ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, 15 सेकंड लगा तो थोड़ा और ज्यादा हीट प्रोड्यूस। तो इससे मतलब क्या हो गया, जूल्स ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दूसरा सेकंड चीज ऑब्जर्व किया कि हीट जो है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई इन्होंने ये चीज को भी ऑब्जर्व किया। तीसरी चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज, मान लो कोई कंडक्टर है जिसमें क्या है, अब इन कंडक्टर, यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है, बिकॉज उसमें काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, अब मान लो कि मैंने क्या कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड, पहले से तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ही, हमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ गया। करंट का जो फ्लो है, करंट की जो फ्लो है, क्योंकि करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो हो पाता है, करंट एक दूसरे से दूसरे जगह पर जा पाता है। तो मैंने इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ा दिए, इस कंडक्टर में और बढ़ा दिए, तो इससे क्या हुआ, फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ा। और करंट जितना ज्यादा फ्लो बढ़ेगा करंट का आपके कंडक्टर में, उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी। तो यहां से तीसरा रिलेशन जूल को ये मिलता है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जी नहीं, करंट के स्क्वायर के, है ना। मतलब हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड उसमें किया, है ना, या फिर वोल्टेज दे रहे हैं ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बैटरी से भी तो उसमें जा रहा है। तो अब फ्लो बढ़ गया है, करंट का फ्लो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हीट डेवलप होगा। तो वही है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसके पीछे के और भी लॉजिक है कि क्यों आई स्क्वायर ही क्यों। वैसे आप क्लास 10th के हिसाब से समझ लो इतना कि यार क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एडिंग हो रहा है कंडक्टर में, बिकॉज ऑफ बैटरी, बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसकी वजह से तो हम काफी ज्यादा फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का फ्लो बहुत तेजी से उस कंडक्टर में बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा हीट डेवलप हुई। देयरफॉर अपन ने ये रिलेशन बनाया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दैट करंट। बट इसके पीछे का एक अलग सा लॉजिक है, वो 11th-12th के बच्चे पढ़ते हैं, आपको जानने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है ना। तो इन तीनों के रिलेशन को जब जूल ने ऑब्जर्व किया, और बाद में तीनों को, क्योंकि तीनों को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर हीट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर टी, एंड हीट इज इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट है ही, तो इक्वल डायरेक्ट हो जाएगा आर टी। तो फाइनली जूल ने हमें हीट निकालने का ये फॉर्मूला दिया, दैट हीट प्रोड्यूस इन एनी कंडक्टर और एनी डिवाइस विच इज इक्वल टू square of current flowing through that device, resistance of that device
एंड व्हाट टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, कितने टाइम तक आप चला रहे हो उस डिवाइस को, वो भी डिपेंड करता है। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो उस डिवाइस से कितनी हीट बाहर निकल रही है वो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। यही जूल ने कहा था। इसको लैंग्वेज में अगर देखोगे तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोडक्शन इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। और तीसरा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, है ना। देयरफॉर द न्यू इक्वेशन इज H इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर टी। यही है हीट का फॉर्मूला, आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल आता है तो भैया ध्यान में रखना, है ना। अब हीटिंग इफेक्ट कुछ डिवाइसेस में डिजायरेबल होता है भाई, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सब में हमें रिक्वायर्ड है भाई, हीट चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसे डिवाइस है जहां पे नहीं रिक्वायर्ड है, लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, यहां पे भैया हमें हीट नहीं चाहिए, है ना। तो ये कुछ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के पढ़ ले। बट अभी तो हमने ये नॉर्मली जूल ने ऐसा ऑब्जर्व किया तो मैंने आपको बता दिया। बट यार ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे किया जाए, यार डिराइव कैसे किया जाए इस फॉर्मूले को, जरा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ गाइस, डेरिवेशन फॉर जूल्स हीटिंग इफेक्ट। सबसे पहले बताओ मुझे करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है, मतलब जो चार्ज हैं वो फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट इज व्हाट, करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दैट इज करंट यानी Q अपॉन T। ये हो गया करंट का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ मुझे ये बताओ कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन जो हो रहा है पर टाइम चार्ज के फ्लो होने पे, है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज व्हाट, वोल्टेज का डेफिनेशन। अपन ने ये सब पहले ही डिस्कस कर लिया। तो यार अब क्या हो रहा है, ये हमारा एक कंडक्टर है ना, ये हमारा कंडक्टर है। मान लीजिए ये प्लस एरिया है, यहां से इस तरीके से कनेक्ट है, इधर बैटरी प्लस वाली और इधर माइनस वाली, और लाइक दिस। तो करंट, सॉरी यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो चुका है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो चुका है, और इसके अंदर भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, मूव होने लगे हैं इस तरीके से। बैटरी कनेक्ट किया, वोल्टेज का है, वोल्टेज यानी क्या है, वोल्टेज भैया एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जैसे लगाते हैं हम सर्किट में, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब लाइन पे आ जाते हैं, वो स्ट्रेटली क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं, बिना इधर जिगजैग मोशन में सीधे मूव करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ये है, यानी चार्ज का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में है। चार्ज, अब देखो ये प्लस वाला है तो ये हाई पोटेंशियल रीजन है, और ये माइनस वाले से कनेक्ट है बैटरी के तो लो पोटेंशियल रीजन है। अब कोई भी एनर्जी या करंट की बात करें वो हमेशा हाई से लो में जाता है। तो चार्ज का फ्लो जो है करे, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, ये है चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट का फ्लो इसके अपोजिट होता है, करंट का फ्लो इसके अपोजिट होता है, ठीक है। क्योंकि शुरू में हम चार्ज करंट को हमें नहीं पता था, करंट के बारे में हमें बस पता था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। हमें करंट के बारे में शुरू में पता नहीं था। बाद में जब हम करंट के बारे में पता चला तो बताया कि करंट भी एक तरीके की एनर्जी है ना। जब वो फ्लो करती है तो एनर्जी है, तो भैया वो हाई से लो में जाएगी, तो है ना। यहां पर अकॉर्डिंग टू चार्ज वाले पुराने कॉन्सेप्ट, ये तो लो से हाई जा रहा था, लो से हाई जाना इम्पॉसिबल है करंट, देयरफॉर करंट को इस तरीके से अपोजिट साइन में रिप्रेजेंट किया गया। तो हमें करंट का फॉर्मूला बता दो, चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर टाइम पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज व्हाट, करंट। एंड इस पोटेंशियल बैटरी की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बिकॉज ये वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन टू फ्लो द चार्ज और इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट, वोल्टेज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज वोल्टेज। नाउ अब जरा वर्क का फॉर्मूला बताना। वर्क को क्या अपन एनर्जी से डिनोट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब प्रोड्यूस होता है यार? जब प्लेस की वजह से एनर्जी, मतलब वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है ना, पोजीशन। तो यहां पे देखो, यहां इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, यहां से यहां पे गए तो प्लेस चेंज हुआ, तो प्लेस चेंज होने की वजह से जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। So yes, of course we can write that work is equal to energy, ठीक है। तो यार
अब यहां इस फॉर्मूले की हेल्प से वर्क इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन Q, और वर्क इज व्हाट, एनर्जी, हियर द एनर्जी इज व्हाट, हीट, सो कैन वी राइट हीट इज इक्वल टू VQ। यहां पे एनर्जी जो निकल रहा है वो हीट के टर्म में निकल रहा है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट इज वर्क, एट द प्लेस ऑफ वर्क वी यूज हीट एनर्जी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V को क्या लिख सकते हैं भाई, V इज इक्वल टू होता है सर IR, तो V की जगह पे अपन लिख सकते हैं I इंटू R, और Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से Q की जगह पे लिख सकते हैं I, इधर T इधर चला जाएगा, दैट इज I इंटू T, तो हीट का फॉर्मूला बन गया व्हाट, I स्क्वायर RT। भैया यही है आपका डेरिवेशन, यही डेरिवेशन, सिंपल एंड स्वीट डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ चीजें हैं जो आप वर्ड्स में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे लाइक वर्क को क्यों हमने एनर्जी रखा, दैट इज हीट क्यों पुट किया, बिकॉज ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है। कुछ थोड़ी थोड़ी बीच में वर्ड्स लिख के आप बड़ी अच्छा आसानी से एक डायग्राम बना दो, ये इस तरीके से, द करेंट फ्लो इन द सर्किट विल बी दिस एंड द वोल्टेज प्रोड्यूसेस in the circuit is this, and work is we can write work as a energy because here in this energy releases in the form of heat, therefore at the place of work we can write the heat, so heat लिखे आपने ऐसे ऐसे थोड़ा सा लाइन वगैरह लिख दो, काम खत्म, ठीक है। तो यही था डेरिवेशन, आपको याद रखना है। और जूल्स लॉ के जो भी हैं सारी चीजें है ना, आपको 2 नंबर में पूछ देता है कि जूल्स लॉ को स्टेट्स करो, तो बताना होगा कि जूल्स, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ the heat is directly proportional to square of current, heat is directly proportional to resistance, heat is directly proportional to time, है ना। therefore the total amount of heat produced in a circuit is H is equal to I square RT। इस तरीके से रखना होगा, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट और टर्म है इलेक्ट्रिक बल्ब का, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया ये चीज, देख लो। इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट appear a heat and a smaller part of it radiant in the form of light, ठीक है। देखा जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बल्ब में हीट ज्यादा निकलता है या लाइट ज्यादा निकलता है, तो आप इस लाइन से ही समझ में सकते हो। मोस्ट ऑफ द पावर जो कंज्यूम होता है, जो आपके घर में ज्यादातर जो पावर कंज्यूम होता है वो लाइट होता है ना। लोकल बल्ब आप यूज करते हो, वो लाइट कम देता है और पावर ज्यादा खाता है, क्यों भाई? लोकल बल्ब का यही यूज है कि भाई वो एलॉय जो फिलामेंट है वो ढंग का यूज नहीं करते हैं। तो यही सही, ये चीज रियलिटी है कि जो आपकी घर का या फिर नॉर्मल जो पावर कंजप्शन की बात करें तो ज्यादातर पावर कंजप्शन जो आपके बल्ब में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू वो बल्ब जितना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना। नाउ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, बिकॉज क्यों टंगस्टन से बना होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। तो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रैपिडली एट ए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है। इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 3380 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर जाएगा तब हीट होगा, और इतना टेम्परेचर सिर्फ एक ही जगह आपको प्रोड्यूस होता हुआ देखेगा, कब? जब वेल्डिंग करते हैं ना, आर्क वेल्डिंग जब करते हैं, खूब सारी चिंगारी, वहीं पे आपको इतना टेम्परेचर देखने को मिलता है, और हमारे घर में और बल्ब में इतना टेम्परेचर की रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो लाइक दैट द बल्ब आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन, आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, की लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, इस तरीके से करने के। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज भी साथ में देख लेते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है सर? तो ये इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो आप देख सकते हो इस तरीके का होता है भाई, आपके टीवी हो गया, छोटे छोटे आपके टीवी, आप याद है आप वो खरीदते होगे इस तरीके का कनेक्टिंग, यहाँ पे खूब सारे प्लग्स होते हैं इस तरीके से, है ना, कनेक्टर खरीदते होंगे आप, यहाँ पे बटन रहता है, यहाँ पे एक फ्यूज लगा रहता है, याद है, इस तरीके से वायर, एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं इसको, खरीदते हो 100 या 120 रुपए का मिलता है ये। तो यहाँ पे ना इसी तरीके के फ्यूज लगे रहते हैं, आपके टीवी में भी लगे रहते थे, पुराने टीवीज में, अब तो एलईडी आने लगा है, अभी भी यूज होता है, बट पुराने टीवी में यूज करते हैं इस चीज को। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये सब। और ये जो बड़ा वाला जो फ्यूज है ये आपके घर में देखने को मिलेगा, आपके घर का जहां वो लगा होगा ना मीटर, उसके बगल में लगा होगा इस तरीके के काफी सारे फ्यूज,
है ना, ज़्यादा ये वोल्टेज वाले, ज़्यादा करंट वाले, ज़्यादा एम्पियर के होते हैं, तो घर में ज़्यादा एम्पियर, 5 एम्पियर के आसपास घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी वगैरह में बहुत कम करंट फ्लो होता है, इसलिए अपन कम उसका लगाते हैं एम्पियर का, है ना, फ्यूजेस वगैरह। तो काम क्या है, क्यों लगाते हैं यार, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये यार घर एक, इसको फ्यूज को एक्चुअली हम सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। क्यों यार, ये हमारे घर के अप्लायंसेस को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फ्यूज होने से, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। ऐसा कब होता है, जब अब मान लो आपके घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ गया, ओवरलोडिंग आ गया, इसकी वजह से आपके घर की चीजें फ्यूज हो जाती हैं। टीवी उड़ गया, फैन जल गया, कूलर जल गया, एसी जल गया, तो उन सबको बचाने के लिए हम यार ये फ्यूज का यूज करते हैं। अब ये जो फ्यूज है, ये किससे बनाता है, फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, से बना रहता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर, लाइव वायर के सीरीज में हमेशा कनेक्ट करते हैं। फ्यूज की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कम होती है। अब यहां पे कुछ बच्चों को क्वेश्चन है, सर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जल्दी नहीं पिघल जाएगा, फिर क्यों ये फ्यूज को लो मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं? बताता हूं, रीजन बताऊंगा अभी इसका, ठीक है। नाउ करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस, है ना। मान लीजिए आपका अप्लायंसेस अगर 5 एम्पियर का है, तो आपको फ्यूज उसमें 5 एम्पियर से ज्यादा ही लगाना, लाइक 6 एम्पियर लगा लो या 7 एम्पियर के फ्यूज लगा लो, ठीक है। इस तरीके से स्लाइटली ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, 5 है तो 5.2 5.8 इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। 8 9 10 नहीं यूज करना है। अब जरा देखते हैं इसकी, मैं एक सर्किट ड्राइंग बना के बता रहा हूं। तो देखो यार, इस तरीके से एक सर्किट हम बनाते हैं, है ना। कैसे भाई, ये हमारा घर का मीटर है ना। लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मीटर तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यार ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस, है ना। अब ये प्लस वाला क्या है, माइनस वाला जो है, इसे अपन लाइव वायर कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है, और ये अब न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये प्लस वाला इस तरीके से आया, इस मीटर में गया, ठीक है, और मीटर के जाने के बाद डायरेक्ट ये बल्ब में चला गया, तो ये डायरेक्ट सप्लाई होगी बल्ब की। दूसरा जो है हमारा बैटरी से या फिर अपने ट्रांसफार्मर से, लाइव वायर जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट है मीटर से, है ना, इस मीटर से कनेक्ट है, एंड देन अगेन यहां से जो निकला है वो पहले फ्यूज में गया है, फ्यूज में जाने के बाद वो बल्ब से कनेक्ट हुआ है। डायरेक्ट लाइव वायर में हम फ्यूज कनेक्ट करते हैं। अब मान लो ये जो बल्ब है वो 5 एम्पियर का है, तो आप जो फ्यूज है वो कितना एम्पियर का यूज करोगे, ज्यादा ज्यादा 5.5 एम्पियर का, ठीक है, यूज करोगे। अब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट कभी ओवरलोडिंग होती है, कभी इस सर्किट में कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो करंट का फ्लो मान लो अचानक से तेजी से बढ़ गया इस तरीके से, है ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा भाई, तो बढ़ा, तो उससे क्या होगा, अगर आपके कहीं आपकी इस लाइव वायर में जनरली करंट बढ़ेगा तो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लाइक 6 एम्पियर हो जाएगा, 7 एम्पियर हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। तो जब ये अगर ये डायरेक्ट बल्ब से कनेक्ट होता तो बल्ब हमारा, क्योंकि बल्ब तो 5 ही एम्पियर लेगा, इससे ज्यादा लेगा तो फ्यूज हो जाएगा, तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता। बट क्योंकि हमने फ्यूज लगा दिया है, तो अब अगर 6 एम्पियर 7 एम्पियर 8 एम्पियर करंट अचानक शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से आया, तो क्या हमारा ये जो फ्यूज है वो तो 5.5 एम्पियर का, ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा यहां से। देन जो करंट है वो आगे फ्लो करेगा ही नहीं, करंट आगे फ्लो करेगा ही नहीं, तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा बल्ब बच जाएगा। अब यहां पे कह सकते हो सर तो फिर बल्ब ही फ्यूज कर लेते ना, फ्यूज को क्यों फ्यूज कर दिए यार, बल्ब महंगा आता है, फ्यूज सस्ता आता है सर। आप क्या अपने घर के टीवी को फ्यूज करना पसंद करोगे या फिर 10 रुपए का फ्यूज को फ्यूज करना पसंद करोगे, है ना, इसलिए लाइक यूज करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा जो फिलामेंट लगा रहता है ना, टीन का या फिर कॉपर और टीन का मिक्सचर जो रहता है, ये क्यों भाई ये लो मेल्टिंग पॉइंट का बना रहता है? इसका रीजन क्या है कि यार अगर अपन हाई मेल्टिंग पॉइंट का या टंजस्टन लगा दिए, है ना, जो हीटर में तापने में टंजस्टन लगा दिए, ऐसा कुछ लगा दिए, तो यार इसमें से कितना भी हीट प्रोड्यूस हो, हीट जाएगा, ये तो ब्रेक होगा ही नहीं। तो जब ये करंट कितना भी करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो भाई हीट भी ज्यादा डेवलप होगा, तो करंट कितना भी फ्लो होगा हीट भी डेवलप होगा, बट ये टूटेगा ही नहीं, ये फ्यूज ब्रेक होगा ही नहीं, तो करंट आगे चली जाएगी, और करंट अगर आगे गई तो बल्ब हो जाएगी फ्यूज, आपके घर के अप्लायंसेस हो जाएंगे फ्यूज। इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट वाला हम ये फिलामेंट यूज करते हैं फ्यूज में, ताकि अगर ज्यादा करंट आए तो ये तुरंत मेल्ट होकर टूट जाए, ताकि करंट फर्दर आगे ना जाए, जिससे हमारे अप्लायंसेस बच सके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, फ्यूज का यूजेस कहाँ है, कैसे करते हैं, कितना होता है भाई, ये सब चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही।
ये चैप्टर हमारा लगभग 98% खत्म हो चुका है। बस इस चैप्टर में पावर बचा रह गया है। पावर के लिए एक स्पेशल वीडियो हम मतलब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा हमारा वो पावर के लिए बनेगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे कि जनरली पावर, घर का पावर कैलकुलेशन, बिजली बिल आपके घर में कैसे आता है, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियोस। ठीक है, तो गुड बाय एंड टेक केयर।